नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार की चुप्पी को लेकर तीखा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को कश्मीर के बाईसरन घाटी में 26 लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया। प्रियंका ने पूछा कि जब घाटी में शांति का दावा किया जा रहा था तो उस दिन वहां कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी। प्रियंका ने कहा कि सरकार सिर्फ प्रचार करती है, जवाबदेही से बचती है। उन्होंने हमले में मारे गए सभी 26 लोगों के नाम पढ़े और कहा कि ये लोग कोई आंकड़ा नहीं, इस देश के बेटे थे। हम सब उनके परिवारों के प्रति जिम्मेदार हैं। प्रियंका ने सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ, इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं है, गृह मंत्री की नहीं है, रक्षा मंत्री की नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नहीं है? प्रियंका ने कहा कि 2020 से 25 तक टीआरएफ ने 25 हमले किए। टीआरएफ को 2023 तक आतंकी संगठन क्यों घोषित नहीं किया गया? राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी झूठ फैलाने में लगी हुई है और पहले ही सरकारों की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर रही है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने हथियार बनाने की फैक्ट्रियां बनाई, आपने झूठ फैलाने की फैक्ट्रियां खड़ी कर दी। उन्होंने यूपीए और एनडीए सरकार की नीतियों में साफ फर्क बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार करने के बजाय सभी दलों की बैठक में मौजूद होना चाहिए था। खड़गे ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पीएम मोदी की ईमानदारी पर सवाल उठाए। संसद में नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तीखा हमला किया। नड्डा ने कहा कि खड़गे ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की जो गलत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 11 साल से देश की सेवा कर रहे हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। नड्डा ने खड़गे को मेंटल बैलेंस खोने तक का कह दिया, जिससे हंगामा मच गया। बाद में नड्डा ने अपने शब्द वापस लेते हुए कहा कि मैं कहता हूं भावावेश हो, मेंटल बैलेंस नहीं। खड़गे ने जवाब दिया कि मंत्री खुद मेंटल बैलेंस खो चुके हैं और मैं मेंटल कहे जाने पर चुप नहीं रहूंगा। नड्डा ने माफी मांगी, लेकिन कहा कि प्रधानमंत्री की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। दोनों के बीच विवाद गर्मा गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार राफेल जैसे सौदों में पारदर्शिता नहीं बरतती और देश की सुरक्षा को नींबू मिर्ची से बचाने की बात करती है। उन्होंने पूछा कि राफेल की कीमत इतनी क्यों बढ़ी और उसमें कौन सी गड़बड़ी छुपाई जा रही है। अखिलेश ने कहा कि सरकार कश्मीर में शांति का दावा करती है, लेकिन हाल ही में पहलगाम में 26 लोगों की जान चली गई। उन्होंने चीन को सबसे बड़ा खतरा बताया और कहा कि सरकार को प्रचार नहीं, ठोस नीतियां बनानी चाहिए। उनका कहना था कि अगर सरकार ने चीन की घुसपैठ और अतिक्रमण पर चुप्पी नहीं तोड़ी तो देश को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि असली जवाबदेही से सरकार भाग रही है। आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने अब पार्टी और विधायक भाई वीरेंद्र पर सवाल खड़े किए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि एक पंचायत सचिव से धमकी भरे लहजे में बात करने और SC/ST समाज के खिलाफ कथित टिप्पणी करने वाले विधायक पर क्या पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी? तेज प्रताप बोले, मुझे तो साजिश के तहत निकाल दिया गया, लेकिन अब देखना है कि पार्टी बाकी विवादों पर कितना सख्त रवैया अपनाती है। उन्होंने कहा कि संविधान का सम्मान केवल भाषणों से नहीं बल्कि आचरण से होना चाहिए। दरअसल भाई वीरेंद्र का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो एक पंचायत सचिव को धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी बवाल मचा हुआ है और आरजेडी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि जांच एजेंसियां सिर्फ इसलिए वकीलों को समन नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने अपने क्लाइंट को कानूनी सलाह दी थी। कोर्ट ने कहा कि ये वकील क्लाइंट गोपनीयता और पेशेवर नैतिकता के खिलाफ है। ये बात उस मामले में कही गई जिसमें एक वकील ने ईडी के समन को चुनौती दी थी। वकील ने कहा कि उन्होंने सिर्फ कानूनी सलाह दी थी, फिर भी ईडी ने बार बार समन भेजा। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि ऐसा करने के लिए कोई साफ नियम है क्या? जजों ने कहा कि अगर वकील किसी अपराध में सीधे शामिल नहीं है तो उसे परेशान करना गलत है। अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया और कहा कि इस मामले पर आगे विस्तृत सुनवाई होगी ताकि वकीलों के अधिकार सुरक्षित रह सके। यूक्रेन के ज़ापोरिजिया इलाके में एक जेल पर रूसी हवाई हमले में 17 लोग मारे गए और 42 लोग घायल हुए हैं। क्षेत्रीय नेता इवान फेदोरोव ने बताया कि रात भर चली बमबारी में आसपास के घर भी नुकसान में आए।
रूसी सेना ने ग्लाइड बमों से 8 बार हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे जानबूझकर किया गया हमला बताया और रूस पर निर्दोष यूक्रेनियों की हत्या का आरोप लगाया। जापोरिजिया पर रूस ने 2022 से कब्जे का दावा किया है, लेकिन ये क्षेत्र अभी भी ज्यादातर यूक्रेनी नियंत्रण में ही है। यूक्रेन के न्याय मंत्रालय ने कहा कि जेल में 4 बम फटे, जिससे भोजन कक्ष और प्रशासनिक हिस्से बर्बाद हो गए। मारे गए और घायल सभी कैदी थे। बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की खास समीक्षा यानी कि SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर 65 लाख लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया तो वो दखल देगा। ये टिप्पणी उस याचिका पर हुई जिसमें कहा गया कि लाखों लोगों के नाम हट सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सुनवाई 12-13 अगस्त को तय की है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग के मुताबिक इतने लोगों ने फॉर्म नहीं भरा क्योंकि वे या तो मर चुके हैं या कहीं और चले गए हैं। अब उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने भरोसा दिया कि हम यही हैं, आपकी बात जरूर सुनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया कि ऑपरेशन महादेव के तहत सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकियों सुलेमान उर्फ फैजल जाट, अफगान और जिब्रान को मार गिराया। शाह के मुताबिक ये लश्कर-ए-तैयबा के A ग्रेड आतंकी थे और पहलगाम हमले में शामिल थे। ऑपरेशन 22 मई को शुरू हुआ। जिस दिन हमला हुआ उसी दिन शाह खुद श्रीनगर में थे। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से पहाड़ियों में सिग्नल ट्रैक किए गए और 22 जुलाई को आतंकियों की पक्की लोकेशन मिली। इसके बाद सेना की 4 पैरा यूनिट, CRPF और पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। शाह ने कहा कि NIA की कस्टडी में बैठे संदिग्धों ने मारे गए आतंकियों की पहचान की और हथियारों की फॉरेंसिक जांच से भी पुष्टि हुई कि यही हथियार हमले में इस्तेमाल हुए थे। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने ED की चार्जशीट पर फैसला सुनाने को फिलहाल टाल दिया है। अब अगली सुनवाई 7 और 8 अगस्त को होगी। अदालत ने पहले 15 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और यंग इंडियन कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश के आरोप लगाए हैं। ED का आरोप है कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL की 2000 करोड़ की संपत्तियां गलत तरीके से हासिल की। मामला 2012 में शुरू हुआ था जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि नेशनल हेराल्ड देश की आजादी से जुड़ी विरासत है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब ANI ने उनसे पूछा कि क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने साफ कहा, मेरी इच्छा जरूर है, मैं जरूर चाहता हूँ। NDA में उनकी भूमिका पर सवाल पूछे जाने पर चिराग ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि क्या सहयोगी का काम सिर्फ अपनी सीटों तक सीमित रहना है? क्या मैं भाजपा या JDU की सीटों पर प्रचार ना करूं? चिराग ने यह भी कहा कि मेरे हर शब्द में उन्हें बगावत दिखती है, लेकिन अगर बातों को पूरा सुन लिया जाए तो सब साफ हो जाएगा। उन्होंने हर सीट पर प्रचार करने का इरादा जताया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28 जुलाई को बंगाली प्रवासी मजदूरों के समर्थन में सड़कों पर उतरते हुए अपील की कि वे राज्य में लौट आएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें काम देगी और जरूरत पड़ी तो कोविड जैसे ट्रेनों का इंतजाम भी करेगी। ममता ने कहा कि हमारे पास एक रोटी होगी तो बांट लेंगे। उन्होंने बीजेपी पर बंगालियों और अल्पसंख्यकों को बाहर के राज्यों में सताने का आरोप लगाया। बोले कि अगर हम सबको जगह दे सकते हैं तो और राज्य क्यों नहीं। ममता ने आमादेर पारा आमादेर समाधान नाम से नई योजना का ऐलान किया और बताया कि 2 अगस्त से अफसर मोहल्लों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राजनीति नहीं, बंगाली अस्मिता की लड़ाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.